दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अगर ऑल का ऑप्शन मिलता है तो उसको भी प्रेस कर लेना। हेलो दोस्तों, मैं मोहित राजदान आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आत्मा जी क्लासेस पॉइंट में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से ना आपको एग्ज़ाम में 8 या 10 नंबर का देखने के लिए मिलता है और 8 या 10 नंबर का हर बार इस टॉपिक से आता है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो एंटी माइक्रोबियल और एस्ट्रिंजेंट का है। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को हम आज पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यार अगर वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आप प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाओगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और अगर हाँ चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि जो हमारी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम एंटी माइक्रोबियल एंड एस्ट्रिंजेंट एजेंट की। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को या तो घटा दें या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें, यानी कि या उन्हें ख़त्म कर दें। वो एजेंट्स एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहलाते हैं। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को वो घटा देंगे या फिर उन्हें मार देंगे। अब हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, जो एंटीसेप्टिक होते हैं ये ह्यूमन सेल यानी कि लिविंग सेल पर काम करते हैं, लिविंग सेल पर अप्लाई होते हैं। और जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स पे, यानी कि जैसे मेज, कुर्सी इत्यादि, जैसे फिनोल है उसको फर्श साफ करने में यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इनकी डेफिनेशन क्या है? दीज एजेंट्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अप्लाई ऑन द ह्यूमन और एनिमल्स। ठीक है। डिसइंफेक्टेंट क्या है? दिस केमिकल यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स एंड अप्लाइड इन एनिमेट्स ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि फिनोल का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स पे यूज़ होते हैं डिसइंफेक्टेंट। अब बात कर लेते हैं हम जर्मिसाइडल क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि जर्म्स को किल करते हैं। बैक्टीरियासाइडल क्या होते हैं? जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। अब बात कर लेते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो बैक्टीरियोसाइडल में ये साइडल यानी सुसाइड वो मार देता है, और बैक्टीरियोस्टेटिक ये इनहिबिट कर देता है ग्रोथ को। किसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है? वो बैक्टीरिया की। अब बात कर लेते हैं हम एस्ट्रिंजेंट की। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दूँ। कुछ ऐसे एजेंट्स जो कि स्किन पे अप्लाई करने के बाद जो स्किन की प्रोटीन है उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम सैलून में जाते हैं, हेयर्स वगैरह की कटिंग कराते हैं, अगर कहीं ब्लेड लग जाए तो फिटकरी का यूज़ करते हैं। एस्ट्रिजेंट का एक अच्छा खासा एग्जांपल फिटकरी है, यानी कि एलम है। तो उसका काम क्या होता है? एलम जो हमारी स्किन होती है वहाँ पे जो वेसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि श्रिंकिंग हो जाती है, जिसके कारण ब्लड बाहर नहीं आ पाता। तो ये इसकी एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है, ये इसका एक अच्छा गुण है, जिसके कारण ये एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी या एस्ट्रिजेंट कहलाता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? एस्ट्रिजेंट आर लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेट causes shrinking. They are applied in dilute solution over tissue surface leading to shrinking of the skin. स्किन को श्रिंकिंग कर देता है एंड थस इट इज़ कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट। इस प्रॉपर्टी के कारण यह एस्ट्रिंजेंट कहलाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम कुछ एजेंट्स की। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एजेंट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही एजेंट्स कराऊंगा जो कि आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो दोस्तों हमारा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो होता है हमारा H2O2। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता कैसे है? देखो, जो भी एजेंट है हमें उसकी पहले प्रिपरेशन पढ़नी है। प्रिपरेशन के बाद हमें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद स्टोरेज और उसके बाद यूजेस। ये हमें सभी एजेंट्स के पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एजेंट है वो है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता कैसे है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोस्तों जो हमारा सोडियम पेरोक्साइड होता है, सोडियम पेरोक्साइड NaO2, जब सोडियम पेरोक्साइड की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराई जाती है, ठीक है,
सोडियम परऑक्साइड की क्रिया H2SO4 के साथ की जाती है। तो होता क्या है इसमें, जो हमारा Na है, NaSO4 के साथ बाइंड हो जाएगा, Na2SO4 के साथ बाइंड हो जाएगा, SO4 के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो बनेगा क्या हमारा, इसमें Na2SO4 निकल जाएगा, Na2SO4 निकल जाए, सोडियम सल्फेट निकल जाएगा और हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड बच जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, हमारा ये रिएक्शन है। देखो यहाँ पर हमारा सोडियम परऑक्साइड है, सोडियम परऑक्साइड की क्रिया किसके साथ की, H2SO4 के साथ। और जब H2SO4 में ये क्या हुआ, Na2 और SO4 एक साथ हो गया, तो बचा क्या हमारा, Na2SO4 जब एक साथ हो गया तो बचा H2O2। ये रहा, Na2SO4 एक साथ हो गया और बचा H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये क्या हमारा सोडियम सल्फेट। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को एक सूटेबल टेम्परेचर पर रखते हैं तो जो टेम्परेचर है ना, उसका टेम्परेचर उसकी नेचर को चेंज कर देता है, वो टूट जाता है, वो H2O व O2, H2O और O2 में टूट जाता है। थर्ड बात कर लेते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो कलरलेस होता है, एसिडिक टेस्ट होता है, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का कलर कैसा होता है, कलरलेस। टेस्ट कैसा होता है, एसिडिक टेस्ट। और इसकी एक ये प्रॉपर्टी है, इट इज़ लिक्विड, यानी कि लिक्विड होता है। एंड पंजेंट ऑर्डर होती है, इसकी जो ऑर्डर होती है, इसमें जो महक आती है वो कैसी होती है, पंजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइंग एजेंट, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइंग एजेंट भी है। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा यूज़ तो ये है, फर्स्ट हो गया एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है, यूज्ड इन गार्गिल्स, माउथ वाशेज एंड स्टोमेटिक, यानी कि गार्गिल्स में यूज़ करते हैं और माउथ वाशेज में यूज़ करते हैं। थर्ड हमारा रूट कैनाल्स एंड रिमूविंग वैक्स, रूट कैनाल्स में करते हैं, ईयर कैनाल्स में करते हैं। और ये ऑक्सीडाइंग एजेंट तो है ही। तो इसके यूजेस हो गए, रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में सारा कुछ करा रखा है। अब बात कर लेते हैं हम इसके स्टोरेज की। स्टोरेज, इसका स्टोरेज कैसा होता है, डार्क एंड कूल प्लेस में होना चाहिए। अगर ये लाइट की प्रेजेंस में होगा तो लाइट के साथ रिएक्शन करके चेंज हो जाएगा, इसलिए नीचे लिख भी रखा है लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारा कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जब सोडियम परऑक्साइड की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराते हैं तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 प्राप्त होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी ये है, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को सुटेबल टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो H2O और O2 में टूट जाता है। ठीक है, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कलरलेस होता है, एसिडिक टेस्ट होता है, लिक्विड होता है और इसकी ऑर्डर कैसी होती है, पंजेंट। इसका यूजेस क्या है, एंटी माइक्रोबियल एक्शन है, गार्गिल्स में यूज़ होता है, रूट कैनाल्स में यूज़ होता है और ईयर कैनाल्स में यूज़ होता है, और डार्क कंटेनर में ऐड किया जाता है ताकि लाइट के साथ रिएक्शन ना कर पाए। अब सेकंड बात कर लेते हैं हम, जो हमारा सेकंड है एजेंट, वो है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है दोस्तों। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 158। अब पोटेशियम परमैंगनेट बनेगा कैसे, पोटेशियम परमैंगनेट में दो अणु लेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के दो अणु ले लिए, 2 KOH जमा, इसमें ले लिया हमने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, यानी कि डाइऑक्साइड आ गया तो उसमें क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन के दो अणु हो गए, 2 KOH ले लिए और 2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो लिए, उसके साथ क्या हमने O2 ऐड करा तो इसमें क्या होगा हमारा K2MnO4 और H2O, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट निकल जाएगा, ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट निकल गया और जल बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में है, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को टेम्परेचर की प्रेजेंस में टेम्परेचर देते हैं तो वो K2MnO4, MnO2 और O2 बन के उड़ जाता है वाष्प के रूप में, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो डार्क पर्पल कलर होता है। कैसा होता है दोस्तों, डार्क पर्पल कलर। ऑर्डर कैसी होती है इसमें, ऑर्डर लेस, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होती। और सेकंड, ये सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि वाटर में घुलनशील होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट होता है इसका स्वीट एंड एस्टिंजेंट टेस्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों इसके यूजेस की, कि पोटेशियम परमैंगनेट
किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट, पहला एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉशेस, यानी कि माउथ वॉशेस में एंटीसेप्टिक का काम करता है। ट्रीटमेंट ऑफ यूरिथ्रेटाइटिस, ऑक्सीडाइंग प्रॉपर्टी, यानी कि इसके साथ एक ऑक्सीडाइंग प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। फिर हमारा एंटी इन्फेक्टिव एंड बैक्टीरियासाइडल, ये बैक्टीरिया को भी मारता है और एंटी इन्फेक्टिव का काम भी करता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्लीनिंग एब्सेंस, यानी कि जब हमारे कोई चोट लग जाती है एक्सीडेंट में तो उसको घाव को साफ़ करने में भी ये हेल्प करता है। अब जो इसका कंटेनर होना चाहिए, इसका स्टोरेज कैसा होना चाहिए, वो क्लोज्ड कंटेनर में स्टोरेज होना चाहिए, इसका वेल क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। अब जो हमारा थर्ड एजेंट है वो है हमारा बोरिक एसिड। तो दोस्तों बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3। ये दो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है याद करनी, यानी कि उसका केमिकल फार्मूला क्या है H3BO3 और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। मॉलिक्यूलर वेट है इसका 61.83। कितना दोस्तों, 61.83। अब इसकी प्रिपरेशन, ये बनता कैसा है, ये बोरिक एसिड बनता है बोरेक्स से। तो बोरेक्स क्या होता है हमारा Na2B4O7, ये हो गया बोरेक्स। जब बोरेक्स को सांद्र सल्फ्यूरिक H2SO4 के साथ क्रिया करते हैं और उसमें 5H2O 5 अणु जो जल के होते हैं, तो उसमें क्या बनता है हमारा Na2SO4 और H3BO3 बन जाएगा। इसमें हमारा क्या निकल जाएगा, H3BO3, बोरिक एसिड बाहर आ जाएगा। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, H3BO3 को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो HbO2 और H2O में टूट जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। इसका कलर कैसा होता है दोस्तों, कलरलेस। अडर कैसी होती है, अडरलेस, यानी कि इसमें कोई अडर नहीं होती। स्टेबल, यानी कि एयर में स्टेबल होता है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1.46। ये सोल्यूबल इन वाटर, यानी पानी में घुलनशील होता है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि जितना मैं बताता जा रहा हूं आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट्स में यूज़ होता है। आल्सो यूज इन डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर में यूज़ होता है। और बैक्टीरिया स्टैटिक, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। और फंगस्टैटिक, यानी कि जो फंगल होते हैं, फंगस होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकता है। और फिर है एंटी माइक्रोबियल इन आई ड्रॉप। इसका यूज़ जो होता है वो आई ड्रॉप्स में भी करते हैं, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल का काम करता है। और जो इसका कंटेनर होना चाहिए, स्टोरेज किस में होना चाहिए, टाइट क्लोज्ड कंटेनर में ये स्टोरेज होना चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपको 3 पढ़ाए हैं। एक तो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, सेकंड पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, और फिर हमारा बोरिक एसिड हो गया। इन तीनों में से आपको जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मोस्टली हर बार आपको रखा हुआ मिल जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बोरिक एसिड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में ये समझा दिया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आप इसे अच्छी तरीके से कर लेना। और जो नेक्स्ट एजेंट है मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कुछ समझ में ना आया हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एजेंट्स के साथ।